Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL, that is network filters and transmission lines. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्रिस्टल फिल्टर्स, तो आज भी हम उन्हीं क्रिस्टल फिल्टर्स की जो 3 टाइप्स हमारी रह गई थी वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द सिंगल जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल फिल्टर्स हैं, डबल क्रिस्टल क्रिस्टल फिल्टर्स, एंड देन आफ्टर उसके पहले हम लोगों ने कॉम्पोजिट फिल्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किए थे डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर और सिंगल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फिल्टर टाइप्स, क्रिस्टल फिल्टर टाइप्स, जो कि है टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर। तो टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा क्रिस्टल फिल्टर है, हाउ इज इट देयर, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है हमारा क्रिस्टल फिल्टर। इट इज कनेक्टेड लाइक टी टाइप फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि हम लोग टी टाइप नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं या टी टाइप अटेन्यूएटर्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से ये जो बैंड पास फिल्टर है हमारा वो टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर है, राइट। इसमें टी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे क्रिस्टल्स जो हैं वो कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई भी एल सी या इम्पिडेंसेस या इस तरह से कोई भी रेजिस्टर्स जो है वो नहीं कनेक्टेड है, बट द कनेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द crystals. So only crystals are connected in T configuration. That is why it is called as a T-type crystal filter, right? तो इसके अंदर क्या है, दो क्रिस्टल सीरीज में है, सीरीज आर्म के अंदर है, और एक क्रिस्टल जो है वो हमारा शंट आर्म के अंदर है. The crystals in the series arm are so selected such that the series resonant frequency is identical to the resonant frequency of the crystal of the shunt arm. तो ये जो क्रिस्टल्स हैं वो सीरीज आर्म में इस तरीके से कनेक्ट किए गए हैं कि जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो शंट आर्म के क्रिस्टल्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल रहेगी, और जो बैंडविड्थ है इट विल बी वेरी लेस। बैंडविड्थ क्योंकि बहुत ज्यादा कम है इसकी, तो अटेनुएशन फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होंगे एम डिराइव्ड बैंड पास फिल्टर की तरह ही। सो ये जो फिगर है आपकी ये रिप्रेजेंट कर रही है, जिस 12.40 फिगर जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि F1 और F2 के बीच में जो बैंडविड्थ है, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये वाला फिल्टर जो है वो हम बैंडविड्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन जो F1 इन्फिनिटी और F3 इन्फिनिटी है उसकी वैल्यूज भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल पास हैं, और ये जो स्टॉप बैंड है वो यहाँ पे अटेनुएशन इसको मैक्सिमम मिल रही है और उसके बाद इट इज रिड्यूसिंग, राइट। तो इस तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं कि इस पास बैंड के अंदर जो अटेनुएशन है वो ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। This represents the attenuation versus frequency characteristics for a T-type band pass crystal filter with band pass characteristics having a pass band from F1 and F2, right? F1 से F2 तक हमारा जो pass band है वो है, and it is also evident that the bandwidth of this filter is less than that of the M derived band pass filter. कि इस filter की जो bandwidth है वो M derived band pass filter से कम है, उससे भी ज्यादा कम है. So it provides less bandwidth as compared to the M derived band pass filter at mid band frequency. So that is why इस filter को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं. Next जो crystal filter है that is लैटिस क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर, जो इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर कि यहाँ पे जो सीरीज आर्म में दो इम्पिडेंसेस, सॉरी, सीरीज आर्म में हमारे पास दो क्रिस्टल्स हैं और शंट आर्म में हमारे पास डायगोनली हमने दो क्रिस्टल जो है उनको अटैच किया हुआ है। तो इसमें दो सीरीज एलिमेंट्स हैं और दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इससे हमने लेटेस्ट टाइप जो फिल्टर है उसको बनाया है। This section will have the bandpass filter characteristics as soon as the series resonant frequency of one pair coincides with the anti-resonant frequency of the other. तो यहाँ पे जो bandpass filter characteristics हैं वो कैसे बनते हैं कि series resonant frequency of one pair means series pair की जो series resonant frequency है वो coincide कर रही है anti-resonant frequency of the diagonal pair, दूसरे pair यानी कि diagonal pair के साथ। तो इसकी जो characteristic impedance है वो कैसे बनती है, Z naught is equals to under the root of ZR1 into ZR2, where ZR1 is the impedance of the series elements and ZR2 is the impedance of the diagonal elements, right? This is a series arm impedance, this is a diagonal impedance. तो इसमें frequency versus attenuation characteristics अगर हम लोग देखें तो you can see here कि बहुत अच्छे से ये characteristics यहाँ पे draw हुए हैं कि जो attenuation है वो
पहले मैक्सिमम थी, लेकिन उसके बाद इट इज रिड्यूसिंग, एंड देन आफ्टर F1 पे वो कंप्लीटली रिड्यूस हो रही है, एंड देन F1 से लेके F2 तक वो जो है पास बैंड की फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ रहती है हमारे पास, और उसके बाद आपकी जो अटेनुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अटेनुएशन जो है वो बढ़ रही है विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, राइट। यानी कि जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एट F2, it is 1.008 times the lower cutoff frequency of this filter. तो इसकी जो बैंडविड्थ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8% ऑफ द मिड बैंड फ्रीक्वेंसी। उसका 80% बैंडविड्थ जो है, मतलब इसको करियर टेलीफोनी के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं लेटेस्ट क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर्स को, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है वो बहुत अच्छी है मिड बैंड फ्रीक्वेंसी के अंदर, राइट। उसके बाद एक ब्रॉड बैंड लेटेस्ट फिल्टर, जो इसी को हम इम्प्रूव्ड वर्जन में इसको हम बोल सकते हैं, उसको हमने यूज किया है ब्रॉडबैंड लेटेस्ट फिल्टर, जिसमें हमने इंडक्टेंसेस इंट्रोड्यूस करी हैं सीरीज और डायगोनल दोनों आर्म्स में, और अलोंग विद दैट कैपेसिटेंसेस जो वेरिएबल कैपेसिटर्स हैं उनको भी साथ में पैरेलल में विद ईच क्रिस्टल उसके पैरेलल में उसको लगाया है, उसको कनेक्ट किया है। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर है उसको हम वाइडली एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द कैपेसिटेंस अक्रॉस ईच crystal. The loss is caused by the resistance of the inductances in the filter. लेकिन जो इसके अंदर कुछ लॉसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ जो इंडक्टेंस के अंदर जो थोड़ा सा रेजिस्टिव कंटेंट होता है उसकी वजह से, इंडक्टर की रेजिस्टिव कंटेंट्स की वजह से आपका जो सिग्नल है वो थोड़ा सा लॉस हो सकता है, राइट। तो इसकी अगर हम अटेनुएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी जो एफ इन्फिनिटी है समथिंग लाइक दिस, और F2 इन्फिनिटी जो है वो इस तरीके से है। तो इसकी जो वेरी कर रही है आपकी जो बैंडविड्थ है, इट कैन वेरी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इस तरह से इसकी बैंडविड्थ जो है वो वेरी कर सकती है। बट द ऑर्डिनरी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस फिल्टर्स जो हम जनरली यूज करते हैं फॉर बैंडविड्थ ग्रेटर दैन 13%, तो ब्रॉडबैंड क्रिस्टल फिल्टर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बहुत ज्यादा कम होती है, अराउंड 100 ओम्स के आसपास जो है वो होती है, राइट। तो 13% से अगर ज्यादा बैंडविड्थ हमें चाहिए तो हम जनरली ऑर्डिनरी इंडक्टेंस कैपेसिटेंस फिल्टर्स जो है वो हम इसमें यूज करते हैं। वी कैन सी हेयर कि इसको इंट्रोड्यूस करने से हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है, रादर कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो कम ही हुई है, राइट। तो इसमें वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। सो सबसे बेटर जो हमें बैंडविड्थ मिल रही है वो लेटेस्ट क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर की जो है उसके अंदर मिल रही है, और उसके अलावा जो डबल क्रिस्टल बैंड पास फिल्टर है दैट कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर अ ग्रेटर आउटपुट, राइट। देन इज नेक्स्ट टॉपिक इज द मिसमैच लॉस इन द फिल्टर। मिसमैच लॉस का क्या मतलब होता है कि अगर फिल्टर्स को आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं और उसमें मिसमैचिंग होती है, उसमें प्रॉपरली आप इम्पिडेंस को मैच नहीं कर पाते हो दो सर्किट्स के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी अ लॉस। वो उसको बोलते हैं मिसमैच लॉस, जो बिना किसी बात के इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके सर्किट के अंदर। तो वो जो सर्किट के अंदर वो जो लॉस है उसको बोलते हैं मिसमैच लॉस, कि अगर आप दो सर्किट को अगर आप कंबाइन कर रहे हो और उसे आप प्रॉपरली एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ पाए हो, कंबाइन नहीं कर पाए हो, right, then this loss can happen. So by using suitable m derived half sections, अगर आप suitable m derived half sections को use करते हो तो it is possible to match the filter to purely resistive circuits. तो filter circuit को अगर आप purely resistive circuit के साथ भी connect करना चाहते हो then also you can do it, तो आप उसको कर सकते हो, राइट, अगर आप सुटेबल एम डिराइव्ड हाफ सेक्शंस को यूज करते हैं। द मैचिंग इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओवर अबाउट 9/10 ऑफ द पास बैंड। तो ये जो मैचिंग है वो प्रैक्टिकली कितने टाइम तक मतलब फिजिबल है, कितने अमाउंट तक फिजिबल है, 10 में से 9, मतलब 90% इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑफ द पास बैंड कि उसमें वो मैचिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी पास बैंड के अंदर। लेकिन अगर हम अटेनुएशन बैंड की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ अ फिल्टर इज अ प्योर रिएक्टेंस एंड द फिल्टर इज टर्मिनेटेड इन अ प्योर रेजिस्टेंस। तो उसके अंदर क्या चीज होती है कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है अटेनुएशन बैंड ऑफ द फिल्टर में, तो वो प्योरली रिएक्टिव बेस्ड होती है, लेकिन जो फिल्टर है उसको जब हम टर्मिनेट करते हैं इट इज इन प्योर रेजिस्टेंस। तो जो डिजाइन इम्पिडेंस है बिंग आर नॉट, तो जो डिजाइन इम्पिडेंस है वो आर नॉट से बनती है, बट द फिल्टर शुड ऑलवेज बी करेक्टली टर्मिनेटेड इन दिस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस इन द पास बैंड, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर आपने उसकी मैचिंग प्रॉपर से करनी है तो फिल्टर जो है उसको हमेशा
पास बैंड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को ऑलवेज करेक्टली टर्मिनेट करना चाहिए एंड इन अ प्योर रेजिस्टेंस इन, अगर आप उसको पास बैंड में टर्मिनेट कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को, it should always be correctly terminated in its characteristic impedance in the pass band and in a pure reactance in the stop band or the attenuation band. तो पास बैंड में उसको करेक्टली टर्मिनेट करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के साथ, और along with that प्योरली रिएक्टेंस के साथ उसको टर्मिनेट करना चाहिए इन द स्टॉप बैंड और द अटेनुएशन बैंड। तो उसकी वजह से अगर आप मिस टर्मिनेशन करते हो तो उसकी वजह से कुछ लॉसेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो इंसर्शन लॉस जिसे हम बोलते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंसर्शन लॉस क्या होता है। तो इट इज समथिंग लाइक a प्लस लॉग बेस e ऑफ z नॉट प्लस zi1 डिवाइडेड बाय 2 z नॉट zi1 प्लस लॉग बेस e ऑफ zl प्लस zi2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ zl zi2। सो दैट मीन्स के जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, जो आपकी लोड इम्पिडेंस है जिसे आपने उसको टर्मिनेट किया है, एंड देन आफ्टर जो आपकी Zi1 और Zi2 है, तो इन दोनों चीजों के लॉग के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपका लॉस कितना होगा। तो अगर वो करेक्टली प्योरली प्रैक्टिकली परफेक्टली टर्मिनेट किए होंगे तो फिर ये लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। कैसे लॉस कम होगा? अगर इनकी वैल्यूज जो हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगी या इक्वल होंगी या ये दोनों आपस में परफेक्टली मैच्ड होंगे। तो सिंस अ फिल्टर हैज अ हाई वैल्यू ऑफ अटेनुएशन इन द अटेनुएशन बैंड, जिसकी हमें पता है कि अटेनुएशन के अंदर, अटेनुएशन बैंड के अंदर जो फिल्टर की अटेनुएशन है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। सो इन द फैक्ट दैट द टर्मिनेशन इज नॉट इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, तो अगर टर्मिनेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के इक्वल नहीं है तो इट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द फिल्टर। तो इसका इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द फिल्टर के ऊपर बहुत ज्यादा कम इफेक्ट जो है वो होगा। सो मिसमैच अगर हो रही है अटेनुएशन बैंड के अंदर, अगर मिसमैच हो रही है तो इट विल अफेक्ट द ओवरऑल अटेनुएशन ऑफ द सेक्शन। चाहे अटेनुएशन बैंड में भी मिसमैचिंग हो रही है तब भी जो अटेनुएशन होगी उस पूरे सेक्शन की वो सारी की सारी हिल जाएगी। सो दैट मीन्स कि termination is not equal to the characteristic impedance, has little effect on the input impedance of the filter। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर आप टर्मिनेशन करेक्ट नहीं करोगे, राइट तो अगर आप टर्मिनेशन करेक्ट नहीं करोगे प्रॉपरली, क्योंकि फिल्टर की वैल्यू, अगर फिल्टर जो है उसकी अटेनुएशन बैंड के अंदर हाई वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो द फैक्ट दैट टर्मिनेशन इज नॉट इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, जो टर्मिनेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि जो टर्मिनेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा ऑन द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द फिल्टर, बल्कि उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर अटेनुएशन बैंड में अटेनुएशन प्रॉपर नहीं है, उसमें के अंदर मिसमैच है, तो वो पूरी की पूरी अटेनुएशन बैंड के अटेनुएशन को भी खराब कर सकती है। तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मिसमैच लॉस ओवर द कैलकुलेटेड अटेनुएशन ऑफ द फिल्टर, मतलब जितनी आपने कैलकुलेट करी है कि इतनी अटेनुएशन उस फिल्टर की हो सकती है, इतनी बियरेबल है, उसके हिसाब से आपने अपना सर्किट डिजाइन किया है नेक्स्ट वाला उस अटेनुएशन को कवर अप करने के लिए। तो अगर लेकिन वो करेक्टली टर्मिनेटेड नहीं होगा, चाहे पास बैंड में चाहे अटेनुएशन बैंड में, दोनों में से किसी में भी अगर वो करेक्टली टर्मिनेट नहीं होगा तो एक एडिशनल मिसमैच लॉस जो है वो कैलकुलेटेड अटेनुएशन के ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो एड ऑन हो जाएगा। व्हेन एन m derived half section used as a termination section is terminated in its design impedance, the mismatch loss is a function of the difference between the attenuation of the prototype half section and that of the m derived half section। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक m derived half section को डिजाइन करते हैं which is used as a termination section, जिसको हम as a termination section use कर रहे हैं फिल्टर के साथ, जिसको हमने टर्मिनेट किया है उसकी डिजाइन इम्पिडेंस से, तो मिसमैच लॉस, उसके अंदर अगर मिसमैच लॉस होता है तो वो उसका मतलब क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अटेनुएशन ऑफ द प्रोटोटाइप हाफ सेक्शन एंड दैट ऑफ द एम डिराइव्ड हाफ सेक्शन। तो इसका मतलब जो मिसमैच लॉस है वो किसके बराबर होगा? इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अटेनुएशन ऑफ द प्रोटोटाइप हाफ सेक्शन एंड द अटेनुएशन ऑफ द m derived half section। उन दोनों के अटेनुएशन के डिफरेंस के बराबर वो लॉस जितना भी होगा वो एड ऑन हो जाएगा आपके मिसमैच लॉस में, आपके जो कैलकुलेटेड अटेनुएशन है आपके फिल्टर की उसके साथ। तो जिसकी वजह से आपके फिल्टर की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी थ्रूपुट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट। सो दिस शुड बी टेकन केयर इन अ वेरी सीरियस मैनर कि आपका मिसमैच लॉस जो है वो उसके अंदर सर्किट के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आ गए आपके
इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द फिल्टर ऑपरेशन। अब अगर आप रेजिस्टेंस उसके अंदर लगाते हो, चाहे उसको टर्मिनेट करने के लिए रेजिस्टेंस अगर इम्प्लाई करते हो, तो फिल्टर ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम रिएक्टेंसेस यूज करते हैं, एक्सएल एक्सी यूज करते हैं हमारे फिल्टर सर्किट्स को बनाने के लिए, एल और सी को यूज करते हैं प्रैक्टिकल फिल्टर्स में, बट दे आर नॉट आइडियल, राइट। तो जो भी रिएक्टेंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो आइडियल तो नहीं है, ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इफेक्ट है, राइट। तो दे कंटेन रेजिस्टेंस एंड हेंस इन द लो पास फिल्टर ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस में अपेयर होती है, एंड इट इज ऑफन कंपैरेबल इन मैग्नीट्यूड विद द रिएक्टेंस। तो उसकी मैग्नीट्यूड पे ये इफेक्ट डाल सकती है। इसका इफेक्ट क्या है, इट इज टू इंट्रोड्यूस अटेन्युएशन इन द पास बैंड। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगी बेसिकली उसके अंदर, उस फिल्टर ऑपरेशन के अंदर वो क्या करेगी, पास बैंड के अंदर अटेन्युएशन को इंट्रोड्यूस करेगी। एंड द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन द कैपेसिटर in a low pass filter appears as a high shunt resistance and it is usually negligible। लो पास फिल्टर में जो कैपेसिटर के अंदर की रेजिस्टेंस है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल बी निग्लिजिबल। लेकिन जो इंडक्टर के अंदर की रेजिस्टेंस है दैट कैन इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द लो पास फिल्टर पास बैंड, उसकी अटेन्युएशन को वो इंक्रीज कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं प्रैक्टिकल लो पास कांस्टेंट के फिल्टर और एम डिराइव्ड फिल्टर के, राइट। तो ये अल्फा है, दिस इज लो पास फिल्टर विद रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स एम डिराइव्ड लो पास फिल्टर विद रेजिस्टेंस। तो इसके क्या होंगे, पास बैंड में तो नहीं, स्टॉप बैंड में ये धीरे धीरे अटेन्युएशन को इंक्रीज कर रहा है विद रेजिस्टेंस अ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। लेकिन अगर हम एम डिराइव्ड की बात करें तो वो पहले बढ़ा रहा है फिर उसके बाद कम हो रही है विद रेजिस्टेंस, इस तरह से नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, जो कि एम डिराइव्ड फिल्टर्स के अंदर जो हमने कंपोजिट फिल्टर्स में इस चीज को क्या किया था, सॉर्ट आउट किया था, राइट। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सारे फिल्टर्स के, दे आर अफेक्टेड ड्यू टू रेजिस्टेंस अफेक्ट इन सीरीज विद द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इन केस द रेजिस्टेंस अपीयर्स इन सीरीज आर्म अटेन्युएशन इंक्रीज करती है, while the effect of resistance in the shunt arm causes higher shunt impedance in the filter। तो जहां पे भी वो रेजिस्टेंस ऐड होगी, अगर वो सीरीज आर्म में ऐड हो रही है तो सीरीज आर्म की रेजिस्टेंस जो है उसको बढ़ा रही है, तो इफेक्टिव जो अटेन्युएशन है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। लेकिन अगर वो शंट आर्म में आ रही है रेजिस्टेंस, तो वो क्या करेगी, शंट आर्म में हायर शंट इम्पिडेंस जो है कॉज करेगी, मतलब उसके अंदर हायर शंट इम्पिडेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस वाज all about today's lecture about the crystal filter। जो थ्री टाइप्स हमारी क्रिस्टल फिल्टर्स की रह गई थी, द टी टाइप क्रिस्टल फिल्टर, द lattice type crystal filter and the broadband lattice type crystal filter, right। And after that we have discussed about the mismatch loss in the filters and the effect of resistance on the filter operation, right। So this was all for today and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them live. Till then, take care and bye bye.